नमस्कार, कॉफी विद हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं चुनाव की तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या आपकी जेब में पैसे हैं, और अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या आपकी पहुंच है कि आप टिकट ला सकते हैं। वो भी नहीं है तो क्या आपके पास परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको टिकट नहीं मिल सकती। इन्हीं सब महत्वपूर्ण और ऐसे मुद्दों को लेकर इस बार हिसार की लोकसभा चुनावी जो सीट है, हिसार की जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, इस बार इधर से निर्दलीय तौर पर अपनी उम्मीदवारी के साथ उतर रहे हैं गोदारा साहब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका हिसार टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विकास गोदारा जी, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं चुनाव की, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि जो परिवारवाद होना चाहिए या जिसका फैमिली बैकग्राउंड है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, वही चुनाव लड़ सकता है। क्या आज की जो स्थिति है, हम बात करें तो ऐसी हो गई है क्या कि एक आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर हो गया ये चुनाव? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें निर्धारित की थी, कुछ पैमाना निर्धारित किया था कि आपको चुनाव लड़ने के लिए ये अधिकार आपके हैं और ये शर्तें हैं। वो शर्तें जो पूरी करता है वो चुनाव लड़ सकता है, और वो सभी शर्तें मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते पूरी करता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो शर्तें जब संविधान के अंदर जो शर्त है उसको मैं पूरी कर रहा हूँ, और मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हूँ। लेकिन आज की जब हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, स्थिति क्या है? आम व्यक्ति लड़ सकता है क्या? यही कारण है कि मेरे को समाज सेवा के बाद में 10 साल का तजर्बा, 10 साल का अनुभव हिसार में विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ा हुआ, और जिनको राजनेता तौर पे जब हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते थे और देखते थे, सोचते थे, मन में एक टीस थी, किसी के मुख्यमंत्री बनने की है, किसी के एमपी बनने की है, किसी के एमएलए बनने की है। हमारे अंदर एक टीस थी कि एक स्वच्छ राजनीति का आगाज़ क्यों नहीं हो सकता। एक वंशवाद से हट करके, परिवारवाद से हट करके, एक विरासत में राजनीति से हट करके एक आम आदमी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, एक आम आदमी राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। उस टीस थी, परंतु उसको लेकर के साथियों में अक्सर मैं चर्चा भी करता था, साथियों से बातचीत भी करता था, और बड़े बड़े राजनेताओं से मेरे संपर्क भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज राजनीति में नया खिलाड़ी हूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत सी भूमिकाएँ हमने निभाई है, ये पूरा शहर जानता है। तो उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर साथियों ने ये कहा, जी फिर अगर इतनी बात है तो आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में बहुत से काम अन्य राजनेताओं के लिए किए हैं, तो क्यों न फिर हम अपने संगठन के लिए काम करें, हम हमारी पहचान खुद बनाएं। तो उसी तौर तरीके से आज के समय में जो आपका सवाल था, शायद आपका सवाल ये था कि आज के समय में चुनाव इतना महंगा हो गया है। वो चुनाव महंगा नहीं हुआ, वो कुछ लोगों के द्वारा लोगों की मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, उनको मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक गैंग इकट्ठी हो गई, और उन्होंने ये देखा कि आम आदमी इस चीज़ में ना आ पाए, और उन्होंने अपने जो ना प्रोपगंडा, नाटक, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया, झूठी हमदर्दियाँ लेनी, ये सब चीज़ों से लेकर के उन्होंने देखा कि मतलब एक चुनावी बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के दिनों में आए, और उसके बाद में उन्होंने उन सभी तमाम सुविधाओं का सुख सुविधा भोगा। उसके बाद तू कौन खाम खा, उसके बाद उन्होंने जनता को कभी पूछा नहीं। तो वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इतना महंगा चुनाव बना दिया, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं। उनको पता है कि लोगों को, आम आदमी को हम तभी दूर कर सकते हैं जब आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा। चुनाव को इतना महंगा कर दो। बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया था तो तब तो उन्होंने शर्तें रखी थी, 4 शर्तें होनी चाहिए, उस 4 शर्तों के ऊपर जो पैमाना खरा उतरता है वो चुनाव लड़ सकता है। परंतु आज चुनाव लड़ने की बात दूर है, आज तो चुनाव के बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वोट भी डालने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो वो उसी मिशन को लेकर के हम इस जो हमारी टीम ने, हमारे संगठनों ने, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने ये फैसला लिया कि हम जो है चुनाव का सरलीकरण का उदाहरण देते हुए एक विशेष मुहिम का उदाहरण लेकर के, चाहे उसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे कल को हम लोग सांसद बन करके प्राइवेट बिल लेकर के आना पड़े, चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, चुनाव का एक सरलीकरण उसका हम लोगों को करना ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने 4-5 जो शर्तें वो रख दी, परंतु उसके बाद में कहीं संविधान में ये नहीं लिखा था कि आपको शराब बेच देनी है,
आपको पैसा लगाना है, वो चीज़ें कहीं भी नहीं लिखी, परंतु कुछ गैंग विशेष चीज़ों पे आई और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच करके इस चुनाव को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी सोच नहीं सकता। आज जब आप इस हिसार लोकसभा सीट से उतर रहे हैं निर्दलीय तौर पे, मुख्य तौर पे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप लेकर इस बार उतरने वाले हैं, जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दों की जहाँ तक बात आती है कि मुद्दों के साथ में एक विज़न होना चाहिए और विज़न केवल विजनरी आदमी ले सकता है, उसकी टीम के पास विज़न होना चाहिए। मैंने आज से 10 वर्ष पहले एक विज़न लिया था कि हमने घर घर में गोबर जो वेस्ट पड़ा है उस गोबर से गैस पैदा करके और किसानों को लाभ दे सकते हैं। किसानों को जो खेती में प्रयुक्त होने वाली खाद है वो घर पे तैयार कर सकता है। जैविक खेती को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल रूप से की, जिसके लिए सरकार के पास में इतने तंत्र ना होने के बावजूद भी हमने उस काम को इतने तक पहुंचाया कि सरकार ने भी उस चीज़ को माना कि जी आपने ऐसा काम किया। तो अगर हमारे पास विज़न है, आज के समय में देखिए, मैं कोई रोड तो निश्चित रूप से है कि आज डेवलपमेंट, रोड बनना कोई डेवलपमेंट नहीं है, रेलवे लाइन आना कोई डेवलपमेंट नहीं है, परंतु वो रेलवे लाइन कितनी तेज़ गति से आएगी, आने जाने के दोनों ट्रैक उस पे होंगे और कितनी जगह और किस स्पीड से आएगी और वो रेलवे कहाँ जाएगी, हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, वो सभी चीज़ें, तमाम चीज़ें जब जनता के बीच में जाती है, विजन जगाना जरूरी है। लोगों को मानसिक रूप से ये चीज़ एहसास कराना जरूरी है कि जो आपका प्रतिनिधि बनेगा, जो आपका प्रत्याशी है, उसके पास एक विजन है। वो विजनरी आदमी ही विजन को देख सकता है। विरासत में जो आदमी मुंह में चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, आप मुझे बताइए, चौधरी भजन लाल जी ने जो राजनीति के अंदर पीड़ाएं सही, जो दुख तकलीफ देखी, वो माननीय कुलदीप जी ने नहीं देखी। भव्य भाई साहब ने तो उनसे परे परे ही थे। अब यही कारण माननीय जिंदल साहब, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, बाबूजी ने प्रूव किया, उसके बाद में जिंदल साहब, जो छोटे जिंदल साहब है, नवीन जिंदल जी, उन्होंने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। उनको आम सरोकार से मतलब नहीं है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी ही लोगों की समस्याओं को समझ सकता है, लोगों के बीच में उठने बैठने वाला आदमी उस चीज़ के लिए कर सकता है। वो आदमी कभी विकास की बात नहीं कर सकता, वो आदमी लोगों की भावनाओं को नहीं कर सकता। जब जिस आदमी को ये लगता है कि इस आदमी से मैं गले मिलूँगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, जिस आदमी को ये लगता है कि इन लोगों से मैं मिलूंगा तो ये लोग मेरा टाइम खराब कर देंगे, अंदर चाहे पिक्चर देखता रहे, ऐसे राजनेता हमारे हिसाब से लोगों ने दिए हैं। परंतु लोग वो बरगला करके दिया, लोगों का कसूर नहीं था उसमें। लोगों ने उनके अंदर एक छवि देखी कि ये उन महापुरुषों के जो संतान है, वंशज है, कि ये कुछ करेंगे। परंतु देखो, आदमी को पिताना पड़ता है। जनता ने उनको पिता लिया, जनता ने उनको देख लिया। देखने के बाद अब जनता बार बार उनको मौका नहीं देगी। जनता को एक नया चेहरा चाहिए, जनता को एक विजनरी आदमी चाहिए, जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी। जैसा आपने कहा कि विजनरी एक कैंडिडेट कोई भी हो तो उसमें एक विजन नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब तक हिसार में जितने भी नेता लोग आए हैं, जैसे सांसद के तौर पे या विधायक के तौर पे, आप अलग अलग पार्टीज़ के, हिसार के साथ क्या आपको लगता है अन्याय हुआ है? कभी उनको जो हिसार का जो डेवलपमेंट है, जो हिसार की जनता के लिए करना चाहिए था, वो आज तक कोई भी नेता जस्टिस नहीं दे पाया है? नहीं, जस्टिस नहीं दे पाया ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी कमल गुप्ता जी ने यहाँ पर काम कराए हैं, काम करवाने का प्रयास भी किया है, उनका विजन भी है। परंतु शायद वो कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे रहे हैं जिनसे वो विकास नहीं करवा पाए जो वो चाहते थे। क्योंकि टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आपके पास होने चाहिए जो आपको उस विजन को लेकर के आगे लेकर के जाए। आपका सेनापति अच्छा है, नो डाउट, परंतु आज जैसे आपने कहा कि जी हिसार के साथ अन्याय हुआ, ये अन्याय हिसार के साथ हुआ, परंतु आपसी सौदेबाजी तो हुई है ना। उस सौदेबाजी का खामियाजा आज हिसार की जनता को भुगतना पड़ा कि एक ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जिसने 21 साल के अपने जो प्रोफेशनल कैरियर था, आईएएस थे, 26 वर्ष की उम्र में आईएएस लगे, और आईएएस जब सांसद तो 5 साल के लिए बनेंगे, आईएएस तो वो 58-60 साल तक के आईएएस, और उसके बाद में आईएएस का इतना तगड़ा विजन कि वो कुछ भी बदल सकते हैं। तो वो होने के बाद में आज समझ नहीं आ रहा कि इतनी कितनी मजबूरी, इतनी कितनी लालसा तेज उनकी जागृत हो गई कि उनको बस 5 साल के लिए विजन के लिए आना पड़ गया। एक मतलब लाइफ टाइम जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की, वो समझ नहीं आ रहा किस कारण से आया, परंतु जनता सब समझती है। जो बीजेपी पे जो चल रहा है टिकट का खेल, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके पहले की थी, उस पर आपने इसका खुलासा किया था कि जो सौदेबाजी हो रही है, बाहर से इंपोर्टेड कैंडिडेट लाके यहाँ पे हिसार के जनता के सामने थोपे जा रहे हैं, लगता है आपको? बिल्कुल थोपे जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने 91 से दरी बिछाने का काम किया, उन लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जिक्र तक नहीं है। आज मंच पे उनको जगह नहीं मिलती है। मैं देखो, ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर, ना मैं कभी भारतीय जनता पार्टी किसी बैठक में गया। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित जरूर हूँ, परंतु ऐसा नहीं है कि उसमें मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ या किसी चीज़ पे रहा हूँ। आज इस देश को मोदी जी की ज़रूरत है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हिसार को भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो मोदी जी को सपने को यहाँ पे साकार कर दे। प्रधानमंत्री अच्छा है देश का, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हिसार का विधायक अच्छा है, परंतु ऐसे लोग, जिन लोगों की लालसा, माननीय वीरेंद्र सिंह जी हर मंच पे खुलेआम कहते हैं कि भाई मेरे अंदर तो सीएम की टीस है, मेरे अंदर तो सीएम की टीस है। तो भाई जो आदमी सीएम की टीस है वो समाज सेवा क्या करेंगे? वो प्रेमलता जी, वो हर उसमें स्टेज पे उन्होंने कहा, किसी कार्यक्रम में गए, ऑन रिकॉर्ड है ये, उन्होंने कहा कि जी हिसार का जाट जो है ना वो तो कम समझदार है, सोनीपत का जाट ज़्यादा समझदार है। तो फिर हिसार के जाटों पे आप किस तरीके का प्रतिनिधित्व करोगे? तो बहुत से कारण है जिस चीज़ के लिए मतलब बड़बोलापन जो है इस परिवार का वो सदा ही रहा है। वो उचाना के लोग भी जानते हैं। मेरा तो देखो इतनी हैसियत नहीं है, इतना जितना मेरी आयु है उतना तो तजर्बा है उन लोगों का, परंतु लोगों के द्वारा जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उसके बाद में लोगों के टेलीफोन भी आए, लोगों से बातचीत भी की, एक प्रत्याशी होने के नाते हमने भी सर्वे करवाया। तो लोगों ने कहा जी कि जिस आदमी ने कभी गेट में नहीं घुसने दिया लोगों को फरियाद लेने के लिए, वो आदमी हमें समझ नहीं आएगा कि वो किस प्रकार से विकास करेगा। विकास लोग ये चाहते हैं कि हमारे काम हो, हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, तो वो प्रतिनिधि लोगों को ज़्यादा उस चीज़ पे विश्वास है कि वो बीच में रहेगा या नहीं रहेगा, ये संशय बहुत बड़ा है। अभी आपने जैसे बात किया है आईएएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर हैं, काम किए हैं, इतने सालों का तजुर्बा भी है उनका। मोदी जी ने उनको कुछ सोच समझ के तो टिकट दिया होगा। आपको लगता है क्या कि ये जो टिकट जो देने की जो भूल है वो पार्टी हाईकमान ने की है और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये शायद मोदी जी की भी मजबूरियां रही है। नफरी चाहिए उनको, संख्या चाहिए, तो संख्या बल के आधार पे वो हिसार की जनता ने फैसला करना है कि संख्या बल के आधार पे उस आदमी को चुनेंगे या वो विकास के आधार पे चुनेंगे। विकास के आधार पे अगर वो चुनेंगे तो एक ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुने कि जो उनका विकास करवा सके, उनका काम करवा सके। संख्या बल बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु संख्या बल के साथ साथ जो आदमी वहाँ तो बंटेगा माल, वो हिसार में ला करके लेके आ सकता है या नहीं आ सकता, हिसार की जनता की पर्ची पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता, हिसार की जनता के बीच में रह सकता है कि नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। माल तो आएगा, हिसार में तो डेवलपमेंट होनी निश्चित है, स्वाभाविक चीज़ें हैं कि आने वाली योजनाएं, हिसार आज कोई छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, रोड मैप तैयार है हिसार का, परंतु उसको कितनी जल्दी लागू करवा सकता है, लोगों के बीच में रह सकता है या नहीं रह सकता, वो अपने 21 साल के कैरियर का बता दे आईएएस का कि उन्होंने समाज सेवा में कितने काम किए हैं, वहीं से आंकलन हो जाएगा। मात्र और एक आईएएस को टिकट नहीं मिली है। ये आईएएस को टिकट मिलती तो बहुत आईएएस है मोदी साहब के पास और बहुत अच्छे अच्छे गुणी लोग हैं। इस हरियाणा को चलाने वाले आईएएस भी थे उनके पास, उनको दे देते। ये तो महज एक सौदेबाजी हुई है और इतना कोई बहुत गुणी आदमी को टिकट नहीं मिला। ये कि बहुत बड़ा गुणी एक ही गुण था कि वीरेंद्र सिंह जी का बेटा है, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। विकास गोदारा जी, ये बताइए, इस बार आप हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, आपका तो टक्कर जो है सबसे पहले तो आपका ब्रिजेंद्र सिंह से ही होगा। आप अपनी तुलना में उनको कहाँ मानते हैं? देखिए, मेरी टक्कर अगर आप कहो तो मुझे नहीं लगता कि मेरी उनकी टक्कर हो, क्योंकि बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा कैडर है, परंतु मेरे साथ जनता है, वोट जनता ने देना है और भारतीय जनता पार्टी के पास टीम है। मेरे पास तो आज चंद साथी हैं, परंतु कारवां जुड़ेगा और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो हिसार की जनता है, जो उसके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय अपने आप करना जानती है और वो न्याय कर लेगी। भगवान श्री राम जब लंका को जीतने के लिए गए थे, जब लंका को जीतने गए तो उन्होंने साथ में राजा लोगों को लेके जा सकते थे, वो अपने साथ में नाना के, मामा के, उनके सब राजघराने से थे, तो टोटली राजघराने थे और सबसे बड़ा राजघराना भगवान श्री राम का था, महाराजा दशरथ का था। तो वहाँ से वो राजघराने के लोग भी लेकर के जा सकते, परंतु वो किन को लेकर के गए? वंचित लोगों को, दलित लोगों को लेकर के गए। तो वही उसी नीति पे, उसी चीज़ों पे हम लोग चल रहे हैं कि जो लोग वंचित हैं वो हमारे साथ आए, हमारे संगठन में आए और
इस चीज़ का मुंह तोड़ के जवाब, वोट एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब आप मात्र वोट से दे सकते हो। अगर इस बार चूक के तो आप फिर पुनः आपके ऊपर थोपा हुआ प्रत्याशी राज करेगा और आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए, मैं लड़ना जानता हूँ, मैं तो फिर भी लड़ लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जनता को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि अगर आज के टाइम में वोट से जवाब उन्होंने नहीं दिया, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, ज़रूरत ही नहीं है, आप वोट से जवाब दो, आपका सब चीज़ें अपने आप समाधान हो जाएगा उस चीज़ का। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि अगर हम लोग एज अ कैंडिडेट हम लोग अगर कैलकुलेट करें आपका काम और ब्रिजेंद्र सिंह का काम, आप अपने को काम के मायने में कितना ज़्यादा उनसे ज़्यादा बड़ा समझते हैं? क्योंकि आपका 10 साल का समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया हुआ है, काफ़ी पीड़ित वंचितों के साथ रोज़गार भी आपने काफ़ी लोगों को दिए हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट, ब्रिजेंद्र सिंह की हम बात करें, उन्होंने हिसार में क्या काम किया? आप क्या आपको लगता है आप दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन हम करना चाहें? ब्रिजेंद्र सिंह जी ने तो IAS रहते हुए क्लर्कों के नोटिफिकेशन पे साइन किए हैं, विजन नहीं बनाए। विजन उन्होंने, उनके ऊपर विजन थोपे गए थे, उन पे उन्होंने साइन किए हैं, यहाँ वो जनता पे थोपे गए हैं। हमने तो ऐसे रास्ते निकाले हैं कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, लोगों को विजन कैसे दिखाया जाए। हमने तो खुद की पॉलिसी डिसाइड की है, खुद स्कीमें बनाई है, खुद उनको लागू किया और लोगों को रोजगार दिया है। तो वो बड़े, हम हमारे काम को बड़ा मानते हैं। विजेंद्र सिंह जी के पास तो नीचे से क्लर्क बाबूजी ने उनको नोटिंग लिख के दी और विजेंद्र सिंह ने हरा पेन चला दिया। इतना का काम था और बड़ा काम कोई विजेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। लेकिन अब इस बार कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार से भी कैंडिडेट उतर रहे हैं, आपका टक्कर तो उनसे भी होगा, क्या कहना चाहेंगे? टक्कर तो जब होगी जब टिकट मिलेगी। मुझे तो टिकट में संशय लग रहा है, क्योंकि पुत्र मोह में कुलदीप बिश्नोई जी फंस चुके हैं। तो कुलदीप जी का जो पीछे जाने का, राजनीति में बचकानी हरकतों का कारण शायद यही रहा हो कि वो भव्य के लिए टिकट मांग रहे हैं। भव्य भाई साहब का अभी तक अनुभव नहीं है और एक MP के लिए टिकट मांगना तो पूरी की पूरी कांग्रेस में हंसी का पात्र बने। और आज कांग्रेस में महज सौदेबाजी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जो राजनीति की है वो महज सौदेबाजी की राजनीति का परिणाम था कि अजका जैसी पार्टी नहीं खड़ी हुई और 5 MLA चुन करके आए। कुलदीप जी सौदेबाजी में व्यस्त रहे, पीछे से जो ना कोई और ही ले गया उनके विधायक। तो उनका तो मैं नहीं मानता कि कोई राजनीतिक वजूद अब बचा होगा। उनका राजनीतिक रूप से कुलदीप जी की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक हत्या हम इसको पूर्ण रूप से कुलदीप जी की कहेंगे। अब वो राजनीति के लायक कुलदीप जी नहीं बचे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए कभी किसी दर पे कभी किसी दर पे वो दर दर जा रहे हैं। परंतु अब मुश्किल है उनके चीज़ों पे। हालांकि जो सुनने में चीज़ें पे आ रही है कि यहाँ से कांग्रेस टिकट भी उनको नहीं दे रही है, तो अगर कांग्रेस यहाँ से टिकट नहीं देगी तो फिर मेरी टक्कर कुलदीप जी से किस प्रकार से हो सकती है। नहीं। अभी आपने देखा होगा उनके बेटे भव्य बिश्नोई हिसार को राजधानी बनाने वाले हैं और उसके काफ़ी सारे वीडियोस भी उन्होंने जारी किए हैं। एक प्रकार का कैंपेन चल रहा है कि हिसार का जो है भव्य बनेगा हिसार करके। तो आपको नहीं लगता इतना अच्छी सोच है और यंग है भव्य बिश्नोई, तो आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सपोर्ट विजन को होता है और एक किसी ऐसे नारे को होता है सपोर्ट जिसमें दम हो। भव्य बिश्नोई जी ने कहा कि मैं अगर MP बनता हूँ तो मैं हिसार को राजधानी बना दूँगा। मुझे ये समझ नहीं आता, जहाँ तक हमने पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, परंतु जहाँ तक पढ़ा है कि राजधानी बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट असेंबली उसको बनाती है। MP का तो शायद राजधानी में कोई योगदान नहीं होगा। और आज के टाइम में 12 मई को जो वोट पड़ने हैं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद का वोट पड़ना है। तो हिंदुस्तान की जो पंचायत का वोट पड़ना है, सबसे बड़ी पंचायत है, सांसद के वोट पड़ने हैं। तो हमें नहीं लगता कि एक सांसद का अधिकार क्षेत्र जो है वो राजधानी है। राजधानी मात्र और मात्र बरगलाने का काम है। हमारे अजीज दूड़ाराम जी का, उस कुलदीप बिश्नोई जी का और जो रेणुका जी का, वो विधायक हैं। आज तक उनके माता पिता दोनों विधायक हैं। उनका बयान तो हमने कभी नहीं सुना विधानसभा में मांग उठाई हो कि जी हिसार को राजधानी बनाया जाए। किसी भी एंगल से जो है मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ बरगलाने का काम है। वो मात्र और मात्र ऐसे लोगों को बरगला करके हिसार की राजधानी के नाम पे वोट ले रहे हैं, परंतु जनता ये जानती है कि किसका काम क्या है। वो तो वही तो है ना, राजनीति के उनको करनी नहीं आती। उनको जब जिन लोगों को ये नहीं पता कि राजधानी बनाएगा कौन, उनका क्या आप जिक्र करोगे उस चीज़ में? उनका जिक्र होना भी एक मतलब राजनीतिक रूप से जिन वो मुद्दे तलाश रहे हैं, जिन लोगों का काम विधानसभा के अंदर पूरी हाजिरी नहीं है,
जो अपनी सौदेबाजी की राजनीतियों में रहते हैं, अपने परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है, अपने आप को फिट करने से कुछ दिखता नहीं है, उन लोगों के बारे में मैं टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको कुलदीप बिश्नोई ने ही इलेक्शन में खड़ा, मतलब इस चुनाव लड़ने के लिए कहा है या खड़ा किया है, बैक सपोर्ट किया है। क्या ये जो अफवाहें हैं, जो खबरें हैं, उसमें कुछ सच्चाई है क्या? 2007 में कुलदीप बिश्नोई जी ने मेरे को ST एक्ट में अंदर ज़रूर करवाया था, और तो मुझे नहीं लगता कि आज इस लायक कुलदीप बिश्नोई जी खड़ा करें तो अच्छी बात है, भव्य के लिए क्यों फिर मेरे लिए वोट मांगे कुलदीप बिश्नोई जी? जब खड़ा किया या लोग कह रहे हैं तो भव्य के लिए, भव्य में और मेरे में फ़र्क क्या है कुलदीप जी के लिए? आज मेरे लिए वोट मांग लो, हमने सारी उम्र उनका साथ दिया है, पूरे समाज ने साथ दिया है, मैं भी उसी समाज का हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी आएँ और साथ दें, और बहुत बड़प्पन है, हम भी उनका स्वागत करेंगे, सारी उम्र एहसान मानेंगे। पूरा समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जी अपने परिवार को छोड़ करके एक ऐसे लड़के की सपोर्ट की जिसने जो है ना चुनाव लड़ने की हिम्मत रखी। कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत है, मैं उनका एहसान मानूंगा सारी उम्र, वो आएँ और मेरे लिए काम करें। अब ये बताइएगा कि जब हम जो पॉलिटिकल अभी सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जैसे आप कांग्रेस को तो टोटली अपने से दूरी मानते हैं, क्योंकि अभी तक टिकट का ऐलान हुआ नहीं है, कैंडिडेट का घोषणा हुआ नहीं है, तो आप तो अपने टक्कर में मानते नहीं हैं। बीजेपी ही है एकमात्र। दुष्यंत चौटाला जो मौजूदा सांसद है, उनसे कैसे टक्कर लेंगे आप? उनका तो आपस में टक्करे हो रहे हैं, तो मैं क्या टक्कर लूँगा उनसे? अभी तक तो उनका पारिवारिक टक्कर इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे को टक्कर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही टक्कर लेंगे। दुष्यंत चौटाला जी सांसद रहते हुए एक मृदभाषी और नरम किस्म के आदमी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जितना शोर लोगों के दिमाग में, उन्होंने एक काम जरूर किया, नरम बोले, मीठे बोले, आए हुए आदर मान सत्कार किया। परंतु एक सांसद का, आदर्श सांसद का जो जिम्मा होता है, मुझे नहीं लगता कि हिसार में ऐसा कोई दुष्यंत चौटाला जी ने काम किया होगा। आप लोगों से सर्वे करवा करके पूछ लीजिए कि हिसार में कोई ऐसा 4 काम जो सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने किए हों, ऐसा कोई काम दुष्यंत चौटाला जी ने नहीं किया, सिवाय प्रोपकंडों के, ड्रामों के। एक दुष्यंत चौटाला जी एक थ्रेसर में गेहूं काट रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जमींदार होगा जो 5,000 का पजामा कुर्ता डाल करके और सफ़ेद रंग का पजामा कुर्ता डाल करके वो जो है गेहूं निकालता हो, थ्रेसर में जो ना काम करता हो। हमें तो ऐसा किसान दिखा नहीं। और वो अगर इस टाइप के किसान है तो अच्छी बात है, हो सकता है किसानों के दिन अच्छे आने वाले हों। तो वो एक मात्र ढकोसला उन चीज़ों के लिए है। आज उनके भी हालात ऐसी चीज़ों पे हो चुकी है कि देखो, राजनीति का सत्र देखिए आप, किस लेवल पर राजनीति गिर गई कि आज माननीय अजय चौटाला जी को पैरोल मिल गई और ओम प्रकाश चौटाला जी को पैरोल नहीं मिली। तो वो किन लोगों से टक्कर लूँ मैं? उन लोगों से टक्कर लूँ जो अपने कर्मों की मार खुद मर जाएंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से टक्कर लेने की। जो जनता ने खड़ा किया है, जनता मेरे साथ है और मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके कर्मों का हिसाब लेता फिरूं। उन्होंने जितना माल पानी खाना था, जितने दिन उन्होंने राज करना था, शायद वो राज उनका पूरा हो चुका है। जनता जाग चुकी है, इसलिए उनको अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जनता का सिंहासन जनता को सौंपना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। ये मजबूरी जनता खुद अपने आप में तय कर देगी। विकास गोदारा जी, बताइए मुझे कि हम जातिगत फैक्टर्स की बात करते हैं, कभी भी चुनाव होता है, जाट नॉन जाट की बात करते हैं, क्या इस बार इस चुनाव में भी ये असर दिखेगा क्या? जाति का जहाँ तक, क्योंकि आदमी जो देखता है ना उसी चीज़ में बात आता है। मेरी नज़र में तो जाति जिसका रंग खून का लाल है वो इंसान है बस, और वो रंग लाल सबका है, तो इसलिए वो इंसान है। ना ही तो मैं ये देख रहा कि जाटों के इतने वोट हैं, बनियों के इतने वोट हैं, क्योंकि जब मत ढोलकी में पड़ जाता है, बटन दब जाएगी, ईवीएम की बटन दबने के बाद में उसके ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं है कि ये जाट का वोट था, ये कुम्हार का वोट था। ये महज इन लोगों के, ये चीज़ें तोड़ने के लिए तो हम लोग आज आए हैं। और इन्हीं चीज़ों को तोड़ करके भाई किस लिए देखें, हमें मत चाहिए, लोगों का विचार चाहिए। जाति ये एक व्यवस्था थी आपस में सामाजिक चीज़ों को चलाने के लिए, वो उस राजनीति में नहीं घुसनी चाहिए। ये जाति जब राजनीति में घुसी तभी तो यही हाल हुआ ना कि हमें आपस में लड़ा दिया गया और हमें जातिगत रूप से बांट दिया गया। अब जातिगत रूप से बांट दिया गया, मुट्ठी भर लोग, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, परसेंटेज में लोगों को बांट दिया, अलग अलग सिनेरियो में बांट दिया। उन लोगों को इसी चीज़ का मुंह तोड़ करके जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं
और राजनीतिक तौर पे आप जो फूट डालो, राज करोगे, जो नीति कर रहे हो, जो एक बार आया राम गया राम की राजनीति, वो चला गया, मैं चल गया, तू आ जा, मैं देख क्या, भाई एडवांस बुकिंग चलती है कि मैं जा रहा हूँ, तेरी मेरी सीट पे तू आ जाना, अच्छा ठीक है भाई अगली बार तू आ जाना, मैं एक बार हनीमून पीरियड बिता जाऊँगा। ये सब चीज़ें इन लोगों का, ये सब जनता जान चुकी है। और ख़ास करके जो युवा साथी है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सभी लोगों ने मोहर लगा दी गई है। और उनके फैसले पे मैंने फूल चढ़ाने का काम किया कि उन्होंने कहा जी जब आपने इतना चूज कर रहे हैं तो आप आगे आइए। तो हम आगे आए, आगे जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो फैसला लेगी उसको हम लोग सिर माथे पे ले लेंगे। वंशवाद और रोजगार का जो फैक्टर है कितना महत्वपूर्ण साबित होगा इस बार हिसार लोकसभा चुनाव में? देखिए, वंशवाद का और रोजगार का जो फैक्टर है, विजन नए होने के कारण में ये जो रोजगार की डेवलपमेंट हिसार जैसे शहर में नहीं हुई कि ना ही तो कोई फैक्ट्रियाँ लगी। हिसार के अंदर जो एग्रीकल्चर जगह है, मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आपको बताऊंगा। साड़वा के अंदर स्ट्रॉबेरी का काम होता है। अगर वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाती सरकार के द्वारा तो आज वहाँ के वारे न्यारे होते। अगर वही चीज़ बैबलपुर में गाजर का काम हो रहा है, अगर वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाती, किसानों को जागृत कर दिया जाता तो शायद रोजगार की कमी ना रहती। अब रोजगार इतना आ जाता तो देखो, हर एक आदमी पैसे के लिए काम करता है, पैसा प्रधान है समाज में। अब जब आर्थिक रूप से संपन्न आदमी वो फिर चुनाव लड़ने की बात सोचेगा। इन लोगों ने क्या किया, मिलीजुली राजनीति के तौर पे लोगों को नीचे दबाने का काम किया। लोगों को नीचे दबाते चले गए और लोगों को ये चीज़ के लिए एहसास करवाते रहे कि भाई आप लोग गरीब हैं, आप लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं। और लोगों को वहाँ तक की सोच नहीं रखी कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या। चुनाव जब लड़ेगा, इन्होंने पेट से बाहर ही नहीं जाने दिया किसी आदमी को। पेट की भूख तक शांत रखा। दिमाग की भूख तो तब जागेगी आदमी की जब पेट की भूख शांत हो जाएगी। इन्होंने उसी चक्कर के अंदर, फेर के अंदर रखा कि लोगों को जो है इतना ही दो जितने तक लोगों को सीमित रहे, लोग यहाँ तक सोच ही ना पाए। तो वो इन्होंने जो है इस तरीके से कुछ लोगों ने मिली भगत करके राजनीति शुरुआत करी। आज आप लोगों के सामने परिणाम सामने है कि लोगों को जहाँ पर होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। माननीय मोदी जी ने देखिए देश के अंदर कितना बजट लग करके तो लोगों को ये पता लगा कि शौचालय कहाँ जाना है। तो और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो किस तरीके से इन लोगों ने लोगों की मानसिकता को गुलाम किया, लोगों को ऊपर उठने नहीं दिया। अगर वही चीज़ लोगों को इंडस्ट्री लगती, लोगों को रोजगार आते, युवाओं के पास पैसा होता, तो सोचता ना वो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ तो तब होता कि जब उसके पास पैसा होता और उसके घर पे संपन्नता आती, तो वो सोचता। वो संपन्नता कभी इन्होंने आनी नहीं दी। वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था इनका और कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जब फैक्ट्रियाँ लग रही है, इन्होंने शराब की फैक्ट्रियाँ डाल दी, इन्होंने बार फार्म ले लिए, इन्होंने फैक्ट्रियाँ ले ली, इन्होंने ज़मीनें ले ली, इन्होंने सब कुछ लिया। तो एक आम किसान क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि वो तब लेना जब ये सोचने के लिए उसको साथ रखे। तो ये गैंग के तरह इन्होंने जम करके लूटा लोगों को, परंतु अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा लोगों को। गोदारा जी, आप बताइए कि मुख्य तौर पे कौन कौन सी चीज़ें आप करेंगे अगर आप हिसार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, जैसे रोजगार, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या क्या रहेंगे, क्या विचार आपने किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस दिन सांसद के तौर पे 23 मई को गिनती होगी और एक अच्छा परिणाम जब हिसार की जनता को देखने को मिलेगा, तो मानसिक रूप से तो आज़ाद लोग उसी दिन हो जाएंगे वंशवाद से। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मैं तो एक माध्यम होऊंगा। जनता अपने चीज़ें, अपने पैरामीटर खुद डिसाइड करेगी। जनता को जो चीज़ें मूलभूत सुविधा, मेरा काम ये नहीं है कि मैं विजन क्या डिसाइड करूं। विजन लोगों के पास है, परंतु अब लोगों के पास विजन दब जाता है, विजन पर्ची तक सीमित हो जाता है उसका। अब उसका विजन एक ही चीज़ है कि मेरा डी ग्रुप में नौकरी लग जाए, क्योंकि इन्होंने जो आवरण बना रखा है राजनीति का, वो एक ऐसा बना रखा है। आज लोगों के पास, आज आप सर्वे करवा के देखिए, फार्म मंगवा के देखिए बच्चों से, आपको ऐसी प्रतिभाएं मिल जाएगी जो आपका पेटीएम, आपका फ्लिपकार्ट, वो लोग गुड़गांव बैठ करके, वो लोग बाहर बैठ करके सोच सकते हैं, वो हिसार में क्यों नहीं सोच सकते? जब हिसार के अंदर एयरपोर्ट आने वाला है, परंतु उससे पहले हिसार के जो युवा हैं वो बेचारों की अब तक उस चीज़ के लिए सोच ही नहीं पा रहे। वो जब जिस दिन 23 मई को एक सकारात्मक परिणाम हिसार की जनता के बीच में होगा, हिसार की जनता अपना खुद का प्रतिनिधित्व 23 मई को कर लेगी।
23 मई से डेफिनेटली श्योर हिसार की जनता अपना प्रतिनिधित्व करेगी। उस दिन हिसार की जनता को ये लगना लग जाएगा कि अपने आप अपना विजन, अपना मिशन, हर चीज़ हिसार की जनता अपने आप पूरा कर लेगी, क्योंकि मानसिक रूप से वो लोग आज़ाद हो जाएंगे और ये आज़ादी ही उनके लिए सबसे बड़ा विजन होगी। उसके बाद मैंने पहले ही कहा आपको कि जब पेट की भूख शांत हो जाती है तो आदमी दिमाग की तरफ चलता है। जब मानसिक रूप से आज़ाद आदमी हो जाएगा तो वो अपना विजन, अपना मिशन, रोजगार के आने वाले 5 वर्ष, उसके लिए 2019 से लेकर के 2024 तक का जो वर्ष है वो हिसार की काया पलट कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पेरिस बना दूंगा या मैं हिसार के अंदर रोड बना दूंगा। जब मैं इस चीज़ के लिए मानसिकता रूप से गुलाम ही हो गई मेरी जनता, सबसे पहला मकसद मेरा ये है कि वंशवाद की जो परंपरा चली हुई है उससे हिसार की जनता को उस गुलामी से मुक्ति देना है। उसके बाद जब मैं उसकी दिमाग से ये चीज़ निकल गई, देखिए जिन लोगों ने चौधरी भजनलाल जी के साथ काम किया, माननीय कुलदीप बिश्नोई जी के साथ काम किया, अब वही लोगों का नेतृत्व भव्य बिश्नोई जी कर रहे हैं। जिन लोगों का जो संघर्ष के साथी जो युग पुरुष थे हमारे देवीलाल जी के साथ में जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नेतृत्व भी स्वीकार किया। अब ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के बाद में उनके दोनों पुत्रों का नेतृत्व स्वीकार किया और जाने अनजाने में थोपे हुए रूप में आज दुष्यंत और दिग्विजय का वो नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि एक माँ जो है वो बेटों के लिए वोट मांग रही है। आज मार्मिक अपील की जा रही है सिर्फ सत्ता के लालच के लिए। आज राजनीति का सत्र किस लेवल पे जा चुका है, परंतु लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से ये चीज़ बैठ चुकी है। ये चीज़ों से जनता जाग चुकी है। नहीं जागेगी तो जगाने का काम हमारा संगठन, हमारी टीम उनको घर घर जा करके जगाने लग रही है, जगा देगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि आपने सुभाष चंद्र साहब के साथ भी काम किया है और डॉक्टर कमल गुप्ता के चुनाव के दौरान आपने प्रचार में भी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी। तो क्या इस चुनाव पे आप बैक सपोर्ट उनका रहेगा क्या आपको, या आप समर्थन के लिए उनसे गुजारिश करेंगे? देखिए, माननीय सुभाष चंद्रा जी मेरे आदरणीय हैं और उनकी बदौलत आज मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ना बड़ी बड़ी, वो उन्हीं शख्सियत की बदौलत है कि उनसे मुझे सीखने को मिला, उनसे प्रेरणा मिली। ये उनसे प्रेरित होकर के मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। नो डाउट कि उनकी प्रेरणा ही आज इस चीज़ के लिए काम कर रही है। परंतु अगर इसके राजनीतिक मायने लोग निकालने लग जाएं, लोगों के दिमाग में ये चीज़ आए कि सुभाष चंद्रा जी का इनको सपोर्ट है क्या, या सुभाष चंद्रा जी ने खड़ा किया है, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शायद सुभाष चंद्रा जी के पास तो अभी तक इस बात की सूचना भी नहीं है कि विकास गोदारा ने हिसार से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कई दिनों से मेरी बात भी नहीं हुई क्योंकि वो पिछले कई दिनों से हिसार अभी तक आए नहीं है, परंतु इस बात की उनको सूचना भी नहीं है। मैं जाऊंगा ज़रूर उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनकी पाठशाला का मैं एक छात्र रहा हूँ, उनसे मैंने सीखा है, उनके साथ मैंने काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो नो डाउट कि मैं माननीय सुभाष चंद्रा जी से एक बार ज़रूर मिलूँगा। फैसला उनका है, वो क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं लेते, उस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो फैसला मुझे हंस करके स्वीकार होगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे एक छोटे से आम आदमी को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ तक पहुँचा, आज भी मेरे दिल में उतना ही सम्मान है जितना पहले दिन उनके लिए सम्मान था, वो उसमें कहीं कमी नहीं। रही बात डॉक्टर कमल गुप्ता जी की, तो उनके टीम के लिए जो प्रचार किया वो हम लोगों ने किया तो वो जीत गए। एक हिसार का हमने इस लेवल पे प्रचार करके, और लोगों का एक गढ़ था, वो गढ़ हमने तोड़ा। तो जब आज टीम जो है वो खुद के लिए काम कर रही है, उस टाइम भी हिसार की जनता को हमने इस चीज़ पे लगाया। हमारे पास तकरीबन जो हमारी टीम थी, तकरीबन 1500 लड़के लड़कियों ने काम किया था, और आज वो 1500 से संख्या 3000 हो चुकी है। और वो 3000 लड़के लड़कियां आज एक 10 लड़के लड़कियां एक गांव में जा कर के बैठेगी और लोगों को ये चीज़ समझाएगी कि जी जब वो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने सावित्री जिंदल जी का तिलिस्म ढा दिया था, जिन लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ों पे कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। नो डाउट कि जनता हमारे को उस चीज़ के लिए भी बेनिफिट तो मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हमने सीखा कैसे काम होता है कैसे नहीं। वो सारी की सारी चीज़ें सीखी हुई यहाँ भी हम लोग लागू करेंगे और जीतेंगे चुनाव। और बात कमल गुप्ता जी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। देखिए, जो आदमी चुनाव लड़ेगा, वोटर तो है ना, विधायक भी है, वोटर भी है, हिसार में वोट है उनका, तो मैं मांगने ज़रूर जाऊँगा, सहयोग भी मांगूंगा कि जी कोई बात को नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना भी पांतिया है थोड़ा मोटा दो, सहयोग देंगे, ऐसी बात नहीं है, मुझे विश्वास है। जीतने की कितनी उम्मीद आपको लग रही? देखिए, जितने लोग खड़े होंगे वो सब जीतने के लिए खड़े होते हैं। मैं भी जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद का अगर आंकलन देखा जाए तो अभी तो चुनाव प्रचार के अंदर दौरान जो ना शुरुआत है, और शुरुआत में
आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हिसार के अंदर तो माहौल ही नहीं लग रहा कि चुनाव है क्या। आज मुझे ऐसा चीज़ पे लग रहा है कि चुनाव का जब हमने घोषणा कर दी पिछले 2 दिन से कम जब मैदान खाली था तो चर्चाएं ज़रूर है। तो चर्चाएं जिस चीज़ की होती है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो अगर हमारी बात होने लग रही है तो हम लोग जीतेंगे भी ज़रूर। समय है, अभी तक 1 महीना है। 1 महीने के अंदर जब इन लोगों के लिए संभावनाएं हैं, देखिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, जूतम फजीते होंगे, जलील करेंगे एक दूसरे को, वाण चलेंगे, राजनीतिक व्यंग्य चलेंगे और यहाँ तक कि निजी छिंटाकसी भी करेंगे। परंतु जिस दिन इनको लूटने का मौका होगा ना और एक हो जाएंगे, उस दिन इनके पास एक बहुत अच्छा शब्द होता है, बोले राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो सर हमें भी खेल खेलना आता है, हम भी खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी तो हम भी नहीं है। खेल देखो, उसी धरती पे ये लोग पैदा हुए, उसी धरती पे हम पैदा हुए हैं, तो हमें भी खेल खेलना आता है, संभावनाएं हैं। गुदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये महत्वपूर्ण चुनाव है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं अपील ये करूँगा कि एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में अपनी आहुति जो है वो वोट के रूप में ज़रूर दें। 100% मतदान करें, अपना वोट जो है वो छूटे ना, क्योंकि आपका अधिकार है मत, और मत देना आपका अधिकार है। उसी अधिकार का आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि इंसान और पशु में एक ही फ़र्क है कि वो अगर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता तो वो इंसान जो है वो पशु से भी बदतर है। तो आप अपना 100% मत दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अपील कर रहा हूँ तो मुझे ही दें। मेरे विचारधारा से आप सहमत हैं, मेरे साथ आपको साथ देना है संघर्ष में, तो आप मुझे वोट दे सकते हैं। अन्यथा अपने किसी भी प्रत्याशी को जिस विचारधारा के आप लोगों को सहमत हैं उसको 100% मतदान ज़रूर करें। और मुझे आपने बार बार सभी लोगों को परखा है, सभी लोगों को आपने देखा है, तो एक मौका मैं आपसे एक अपील करूंगा कि एक मौका आप अपने आप को, खुद को, हिसार की जनता खुद को एक मौका दे करके देखें, वो अपना प्रत्याशी खुद चुने और खुद का नेतृत्व खुद करे। इसी आशा के साथ मैं उनसे अपील करूंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास गोदारा जी ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि एक बदलती हुई राजनीति की आज ज़रूरत है। आज जिस प्रकार से वंशवाद है और लोगों की जो मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसे बदलने की बेहद ज़रूरत है। एक नई सोच के साथ एक युवा प्रत्याशी के तौर पे विकास गोदारा इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे हैं और अब देखना यही है कि आने वाले समय में उनका ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ा तरीन खबरें।